दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे ब्रिज कोर्स के अंतर्गत जो कार्यपुस्तिकाएं हमें प्राप्त हुई हैं उनका बच्चों के लर्निंग लॉस को कम करने हेतु हम उपयोग कैसे करें, बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन मूल्यांकन हम किस प्रकार से करें, किन बच्चों का उपचारात्मक शिक्षण अपने को करना होगा और बच्चों का समूह निर्धारण जो बेसलाइन टेस्ट है उसके बाद में अपने को समूह निर्धारण करना है वो किस प्रकार से करेंगे और टिप्पणी हम कैसे अंकित करेंगे, इन सभी बिंदुओं पर हम वीडियो के दौरान विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें जहां पर आपको विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां समय समय पर मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कक्षा 6 और 7 के लिए जो प्रवाह कार्यपुस्तिका हमें अवेलेबल करवाई गई है उसके माध्यम से हम सभी बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो ब्रिज कार्यक्रम है ये 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। पहला चरण अपने जुलाई से सितंबर 2022 तक रहेगा, जिसमें अपने को सोमवार से शुक्रवार तक, क्योंकि शनिवार को अपना नो बैक डे रहता है, तो सोमवार से शुक्रवार तक अपने को 4 कालांश ब्रिज कार्यपुस्तिकाओं से संबंधित जो कार्य है वो करवाना है। 4 कालांश निर्धारित किए गए हैं और दूसरा चरण अपने अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक रहेगा, जिसमें प्रत्येक दिन 2 कालांश कार्यपुस्तिकाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रति सप्ताह अपने को लगभग 5 वर्कशीट यानी प्रतिदिन 1 कार्यपत्रक है वो अपने को हल करवाना है बच्चों को, और इसके अलावा आप अपनी सुविधा के अनुसार भी हल करवा सकते हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने को प्रतिदिन 1 कार्यपत्रक हल करवाना है। इसके अलावा दोस्तों जो बेसलाइन का टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है वो 15 जुलाई तक किया गया है। उम्मीद करता हूँ लगभग बेसलाइन कंप्लीट किया जा चुका है। अगर नहीं किया है तो भी अपने को अतिशीघ्र बेसलाइन का कार्य है वो कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें शिक्षकों के द्वारा जो सामान्य दिशा निर्देश कार्यपुस्तिका के शुरुआत में दिए गए हैं तो इसमें हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कार्यपुस्तिका के साथ उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षक ABL किट एवं अन्य गतिविधि सामग्रियों का उपयोग करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करेंगे। तो हमें जो कार्यपुस्तिका है उसका उपयोग करते हुए उसके साथ साथ उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो भी गतिविधि आधारित शिक्षण सामग्री अपने पास है विद्यालय के अंदर, चाहे वो ABL किट है, चाहे साइंस किट है या मैथ किट है या अन्य कोई सामग्री अगर आपके पास है तो उसके माध्यम से आपको अधिकतम गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य करवाना है। फिर देखिए, आप शिक्षक कार्यपत्रकों पर कार्य करने से पूर्व संबंधित शिक्षण सामग्री पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उसके पश्चात अपने मार्गदर्शन में बच्चों को कार्यपत्रकों पर अभ्यास के अवसर प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर अपने को जो भी कार्यपत्रक हल करवाना है उस कार्यपत्रक में जो शिक्षण सामग्री दी गई है उससे संबंधित पहले बच्चों से एक्टिविटी करवानी है, गतिविधि आधारित शिक्षण अपने को करवाना है और उसके बाद कार्यपत्रक बच्चों से हल करवाना है, जिसमें हमें केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना है। यानी जो कार्य है कार्यपत्रक के अंदर वो बच्चे स्वयं करेंगे। यदि बच्चों को किसी प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या आ रही है तो उसका समाधान हमें करना है। बच्चों को क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पर अपने को बच्चों की सहायता करनी है। फिर आप देखिए, शिक्षण कार्य को रोचक व गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ABL गतिविधि एवं अन्य क्रियात्मक गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अपने को अधिकतम गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है जिससे बच्चों का जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको कम किया जा सके। यहाँ पर देखिए आगे देखेंगे हम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की उद्देश्य पूर्ति को ध्यान में रखते हुए इन कार्यपुस्तिकाओं का निर्माण किया गया है। सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि वे इन कार्यपुस्तिकाओं का अधिगम अंतराल को भरने एवं बालकों को कक्षा स्तर तक लाने में समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस कार्य में महत्वपूर्ण साधन रहेगा। तो हमें बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करनी है कार्यपत्रक हल करने के लिए। उससे पहले अपने को विभिन्न जो गतिविधियाँ हैं वो आयोजित करनी है। जो भी कार्यपत्रक हम हल करवा रहे हैं उसके अंदर जो भी शिक्षण सामग्री दी गई है उससे संबंधित अपने को गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है, बच्चों की समझ विकसित करनी है और उसके बाद में अपने को कार्यपत्रक हल करवाने हैं। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, जो बेसलाइन असेसमेंट है उससे पहले अपने को कुछ कार्यपत्रक दिए गए हैं। हमें पहले बच्चों से ये कार्यपत्रक हल करवाने हैं। दोस्तों अभी तक कक्षा 5, 6 और 7 की कार्यपुस्तिकाएं अवेलेबल नहीं हुई हैं, अधिकतर स्कूलों को अवेलेबल नहीं हुई हैं। कक्षा 3, 4 और 5 की कार्यपुस्तिकाएं लगभग विद्यालयों को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। जैसे ही ये कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध हो जाती हैं अपने को ये कार्य करना होगा। पहले अपने को ये कार्यपत्रक बच्चों से हल करवाने हैं और ये कार्यपत्रक हल करवाने के बाद अपने को बेसलाइन असेसमेंट करना है, बेसलाइन मूल्यांकन है वो करना है।
अब यहाँ देखिए दोस्तों, प्रारंभिक मूल्यांकन या बेसलाइन असेसमेंट जो है उसमें भी अपने को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश शुरुआत में दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वयं विवेक से करेंगे, यानी हम केवल विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। किसी क्वेश्चन को समझने में अगर समस्या आ रही है तो उनकी सहायता करनी है। क्वेश्चन बच्चों को स्वयं हल करने हैं, स्वयं के स्तर पर हल करने हैं। अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी इसमें अपने को सुनिश्चित करनी है। आगे देखिए, विद्यार्थियों को सभी प्रश्न हल करने हैं, यानी जितने भी बेसलाइन असेसमेंट के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी प्रश्न अपने को बच्चों से हल करवाने हैं। आगे देखिए, शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे, यानी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो हमें उसमें बच्चों की सहायता करनी है। क्वेश्चन का आंसर बच्चे स्वयं देंगे। उसके बाद टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे, यानी बच्चे के द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, चाहे पढ़ने से संबंधित है, लिखने से संबंधित है या अन्य कोई सृजनात्मक एक्टिविटी है वो बच्चे के द्वारा की जाती है, तो उन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अपने को टिप्पणी अंकित करनी है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो बेसलाइन असेसमेंट है इसके लास्ट में अपने को जो विद्यार्थी समूह हैं और टिप्पणी है उसको अंकित करने के लिए कॉलम दिए गए हैं। यहाँ पर दो समूहों का निर्धारण अपने को करना है, समूह है 1 और समूह है 2। तो यहाँ पर बेसलाइन असेसमेंट के अंदर यदि बच्चे के द्वारा 60% से अधिक क्वेश्चन हल कर दिए जाते हैं, जो रिजल्ट है बच्चे का मूल्यांकन के दौरान वो 60% से ज़्यादा रहता है, तो बच्चे को अपने को समूह 1 में रखना है। और मूल्यांकन के दौरान यदि बच्चे के द्वारा 60% से कम आंसर दिए जाते हैं तो अपने को समूह 2 के अंदर बच्चे को रखना है। यहाँ पर अपने को टिप्पणी अंकित करनी है। दोस्तों, टिप्पणी के अंदर हम बच्चों के जो गतिविधि है, बच्चों की जो एक्टिविटी है उनके आधार पर यहाँ पर टिप्पणी अंकित करेंगे। बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है या बच्चे को शिक्षक की सहायता की आवश्यकता है या बच्चे अपने सहपाठियों से सहायता लेता है, तो इस प्रकार से बच्चे की गतिविधि है वो किस प्रकार की है उसके आधार पर अपने को यहाँ पर टिप्पणी अंकित करनी है। यदि बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और मूल्यांकन के दौरान 60% से अधिक उसके यहाँ पर क्वेश्चन सही हैं तो अपने को यहाँ पर टिप्पणी के अंदर बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और बच्चे का स्तर है वो कक्षा के अनुरूप है, अतः समूह 1 में बच्चे को रखा गया है। इस प्रकार से हम अपनी जो गतिविधियाँ हैं, बच्चों के द्वारा जो गतिविधियाँ की जाती हैं उनके आधार पर अपने को यहाँ पर टिप्पणी अंकित करनी है। तो यहाँ दोस्तों, बेसलाइन टेस्ट है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अपने को 15 जुलाई तक लेना है। यदि आपको कार्यपुस्तिकाएँ अवेलेबल हो गई हैं तो आप 15 जुलाई तक लेंगे। अगर आपको कार्यपुस्तिकाएँ अवेलेबल नहीं भी हुई हैं तो भी हमें ये 15 जुलाई तक करना था। अगर आपने नहीं किया है तो अतिशीघ्र इस कार्य को करेंगे, क्योंकि यदि आपके पास कार्यपुस्तिकाएँ अवेलेबल नहीं हैं तो कार्यपुस्तिका डाउनलोड करने के लिए लिंक है वो दिया गया है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर कार्यपुस्तिका डाउनलोड करने के संबंधी जो लिंक है वो भी दिया गया है, तो उस लिंक की सहायता से आप कार्यपुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसलाइन असेसमेंट जो दिया गया है संबंधित कक्षा की कार्यपुस्तिका में वो अपने को प्रिंट करना है और उसकी सहायता से अपने को बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करना है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर कार्यपुस्तिकाएँ डाउनलोड की हुई भी डाली गई हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट कार्यपुस्तिकाएँ देख सकते हैं और उनको प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बेसलाइन असेसमेंट के बाद में अपने को कार्यपत्रक दिए गए हैं और कार्यपत्रक के साथ में अपने को एक आकलन पत्र भी दिया हुआ मिलेगा। साप्ताहिक अपने को कार्यपत्रक हल करवाने हैं और एक आकलन पत्र अपने को हल करवाना है। और आकलन पत्र में लास्ट में आप देखेंगे टिप्पणी अपने को अंकित करनी है, बच्चे में किस प्रकार का सुधार हुआ है, बच्चा किस प्रकार से कार्य कर रहा है, कार्यपत्रक हल करने में कितनी रुचि ले रहा है और बच्चे को सहायता की आवश्यकता हो रही है या स्वयं कर रहा है। तो इस प्रकार से जो भी अपनी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पर टिप्पणी अंकित करनी है और शिक्षक के हस्ताक्षर अपने को यहाँ पर करने हैं। दोस्तों, जो कक्षा 3, 4, 5 की कार्यपुस्तिका है उसके अंदर प्रत्येक सप्ताह के लिए जो कार्यपत्रक दिए गए हैं और जो आकलन पत्र दिया गया है उससे पहले गतिविधि दी गई है, वो गतिविधि अपने को हल करवानी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कक्षा 3 की कार्यपुस्तिका अगर हम देखें तो प्रत्येक सप्ताह के लिए पहले गतिविधि दी गई है और गतिविधि के बाद में अपने को यहाँ पर कार्यपत्रक दिए हुए मिलेंगे और कार्यपत्रक के बाद में आपको लास्ट में उस सप्ताह के लिए एक आकलन यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा। ये आकलन अपने को लास्ट में बच्चों का करना है। जो सप्ताह के अंदर हमने गतिविधियाँ करवाई गई हैं उन गतिविधियों के माध्यम से हमें ये आकलन करना है और अपनी टिप्पणी यहाँ पर अंकित करनी है। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं मध्यावधि मूल्यांकन की। ऊपर बेसलाइन असेसमेंट के बाद में जो भी गतिविधियाँ हमने आयोजित की हैं, जो कार्यपत्रक बच्चों से हल करवाए हैं, उनके आधार पर अपने को मिड लाइन असेसमेंट करना है। यहाँ पर जो विशेष बिंदु दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। यह मूल्यांकन विद्यार्थी से विवेक से करेंगे, विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं, शिक्षक विद्यार्थी की केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे, टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की संपूर्ण शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। तो यही जो नोट हैं वो अपने को बेसलाइन असेसमेंट में भी दिए गए थे, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों, ऊपर जो भी लर्निंग लॉस हुआ था बच्चों का उसको कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को प्रयास करना है और उसके बाद में अपने
को मध्यावधि असेसमेंट करना है। यहाँ पर ये जो मध्यावधि असेसमेंट है इसके अंदर आप अंत में देखेंगे अपने को फिर से बच्चों का जो कक्षा सत्र है वो निर्धारित करना है। जो भी गतिविधियाँ हमने आयोजित करवाई थी उसके माध्यम से यदि बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो कक्षा के स्तर का आ गया है तो यहाँ पर हम ये असेसमेंट लेंगे और इसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे का अब जो लर्निंग लेवल है, जो मिड लाइन असेसमेंट हम कर रहे हैं उस दौरान जो लर्निंग लेवल है वो किस कक्षा के स्तर का है। यदि बच्चे का लेवल कक्षा स्तर का है तो यहाँ पर अपने को तीसरा जो राउंड बॉक्स दिया गया है इसके ऊपर गुड का निशान लगाना है। और यदि बच्चे का सीखने का स्तर है वो अभी भी कक्षा के स्तर का नहीं है तो अपने को यहाँ पर जो भी कक्षा है, जैसे कक्षा 6 और 7 के लिए यहाँ पर जो वर्कबुक दी गई है उसमें बच्चे का कक्षा स्तर यदि 5 और 6 के लेवल का है तो अपने को दूसरे राउंड बॉक्स के अंदर अपने को टिक मार्क करना है। और यदि बच्चे का सीखने का स्तर कक्षा 4 के स्तर का है तो अपने को यहाँ पर कक्षा 4 वाले में टिक मार्क करना है। और यहाँ पर अपने को टिप्पणी अंकित करनी है, बच्चे का जो कक्षा स्तर हमने निर्धारित किया है वो किस आधार पर किया है, बच्चा किस प्रकार से गतिविधि के अंदर भाग लेता है, किस प्रकार से असेसमेंट के अंदर उसने कार्य किया है, स्वतंत्र रूप से किया है, किस प्रकार से किया है, ये अपने को यहाँ पर टिप्पणी के अंदर अंकित करना है और नीचे आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऊपर जो भी एक्टिविटीज़ हमने आयोजित करवाई हैं, बेसलाइन असेसमेंट लिया है, मिड लाइन असेसमेंट हम लेंगे, उसके बाद अपने यहाँ पर जो समूह है निर्धारण किया है, इन समूहों के आधार पर आगे की जो गतिविधियाँ हैं वो हमें आयोजित करनी है। यहाँ दोस्तों जो बेसलाइन असेसमेंट में 2 ग्रुप्स हमने बनाए थे, उसके अंदर जो बच्चे एट ग्रेड थे, जो कक्षा के स्तर के थे, और दूसरा जो समूह हमने बनाया था जो कक्षा स्तर से नीचे थे, उन दोनों बच्चों को अपने को बराबर लेके चलना है। जो बच्चे कक्षा स्तर के हैं उनकी सहायता हम ले सकते हैं, जो कक्षा स्तर से नीचे बच्चे हैं उनकी हेल्प के लिए जो कक्षा स्तर के बच्चे हैं उनकी सहायता हम ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अपने को जो उपचारात्मक शिक्षण करवाना है वो इस मिड लाइन असेसमेंट के आधार पर करवाना है। मिड लाइन असेसमेंट के अंदर जो भी कक्षा स्तर हमने निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग अपने को आगे का कार्य करना है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी समूह दिए गए हैं, जैसे इस कार्यपुस्तिका के अंदर कक्षा स्तर 4 दिया गया है और कक्षा स्तर 5 और 6 दिया गया है और कक्षा स्तर पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कक्षा स्तर से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए अपने को आगे का उपचारात्मक शिक्षण करना है और इसके लिए अपने प्रत्येक कार्यपुस्तिका के अंदर मिड लाइन असेसमेंट के बाद फिर से कार्यपत्रक और आकलन पत्र अपने को दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग लेवल कक्षा 4 का जो इस बच्चे का है उसके लिए यहाँ पर कार्यपत्रक यहाँ दिए हुए हैं। यहाँ देखिए LL4 लिखा हुआ है, यानी इन कार्यपत्रक के अंदर हमें उन बच्चों के साथ गतिविधियाँ आयोजित करवानी है, उन बच्चों से ये कार्यपत्रक हल करवाने हैं जो कक्षा स्तर 4 पर हैं। और यदि कोई बच्चा कक्षा स्तर 5 और 6 पर है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्निंग लेवल 4 के बाद अपने को यहाँ लर्निंग लेवल 5 और 6 के लिए कार्यपत्रक दिए गए हैं। हमें इन कार्यपत्रकों को बच्चों से हल करवाना है और इन्हीं कार्यपत्रकों के आधार पर अपने को विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करनी है। दोस्तों सभी कार्यपुस्तिकाओं के अंदर इस प्रकार के लर्निंग लेवल से संबंधित जो उपचारात्मक शिक्षण के कार्यपत्रक हैं वो दिए गए हैं। यदि हम कक्षा 3 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि 2 समूह है यहाँ पर निर्धारित करने हैं, पहला कक्षा स्तर पर और दूसरा कक्षा 1 और 2 के स्तर के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। कक्षा 3 के अंदर यदि हमने कक्षा स्तर 1 और 2 में बच्चों को रखा है, बच्चे अगर कमजोर हैं तो उनके लिए अपने को यहाँ पर नीचे लर्निंग लेवल 1 और 2 के लिए कार्यपत्रक दिए गए हैं। इनके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण करना है और बच्चों को कक्षा स्तर तक लाने के लिए हमें अधिक से अधिक प्रयास करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के बाद में अपने को एंड लाइन असेसमेंट करना है, यानी जो बच्चे कक्षा स्तर से नीचे के थे उनके लिए जो भी गतिविधियां हमने आयोजित की हैं कार्यपत्रकों के माध्यम से, उनका लर्निंग लॉस कम करने का प्रयास किया है तो उसमें हम कितने सफल हुए हैं उसका आकलन अपने को लास्ट में करना है। समग्र मूल्यांकन उसके लिए हमें बच्चों का लेना है। तो यहाँ पर अपने को प्रत्येक कार्यपुस्तिका के अंत में समग्र मूल्यांकन मिलेगा और इसमें आप देखेंगे विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है उसके आधार पर अपने को यहाँ पर टिप्पणी अंकित करनी है, यानी बच्चा है वो कक्षा स्तर पर आया है या नहीं, या अभी भी कक्षा स्तर से नीचे है, और बच्चे की जो एक्टिविटी है वो किस प्रकार से है, बच्चा स्वयं कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, बच्चे को सहायता की आवश्यकता है, बच्चा अच्छा प्रयास कर रहा है सीखने के लिए। हमें इसमें दोस्तों एक और बता देता हूँ, नेगेटिव किसी प्रकार की टिप्पणी हमें नहीं करनी है, पॉजिटिव टिप्पणी अपने को करनी है। बच्चा किसी प्रकार से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित अपने को करना है, बच्चे को सीखने के लिए अपने को तैयार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ दोस्तों, यह जो कार्य अपने को करना है ब्रिज कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्य पुस्तिकाएं अपने को दी गई हैं उनके अंदर 3 प्रकार के मूल्यांकन दिए गए हैं, बेसलाइन असेसमेंट, मिड लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट। सबसे पहले अपने को जो शुरुआत के अंदर कार्यपत्रक दिए गए हैं उन कार्यपत्रकों को बच्चों से हल करवाना है, अधिक से अधिक गतिविधियाँ बच्चों के साथ आयोजित करनी है। उसके बाद अपने को
बेसलाइन असेसमेंट करना है, जिसके अंदर हमें 2 समूहों का निर्धारण करना है। ऐसे बच्चे जो कक्षा स्तर पर हैं उनको समूह 1 में रखना है, और ऐसे बच्चों जो कक्षा स्तर से नीचे हैं उन्हें समूह 2 में रखना है। और इसका आकलन हम बच्चे की क्षमता के आधार पर करेंगे। यदि बच्चा बेसलाइन असेसमेंट के अंदर 60% से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर रहा है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है तो उसके लिए हमें समूह 1 निर्धारित करना है। और यदि बच्चे को सहायता की आवश्यकता है और यदि 60% से कम बच्चे के द्वारा क्वेश्चन हल किए गए हैं तो उसे समूह 2 में हमें रखना है। दोस्तों, समूह 1 और 2 दोनों के लिए ही आगे की गतिविधियां हमें आयोजित करनी है, लेकिन समूह 2 के विद्यार्थियों पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवानी है और लर्निंग लॉस को कम करने का प्रयास करना है। उसके बाद अपने को जो साप्ताहिक कार्यपत्रक और आकलन दिए गए हैं वो हल करवाने हैं। जो भी कार्यपत्रक और आकलन दिए गए हैं उनसे पहले हमें उन कार्यपत्रकों के अंदर जो शिक्षण सामग्री दी गई है उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित करवानी हैं, और उन गतिविधियों के माध्यम से हमें बच्चों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए जो उत्सुकता है या उत्साह है वो उत्पन्न करना है, प्रोत्साहित करना है। और उसके बाद अपने को कार्यपत्रक हल करवाने हैं, और लास्ट में सप्ताह के अंत में अपने को आकलन है वो आयोजित करना है, बच्चे का मूल्यांकन करना है। तो इस प्रकार से अपने प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद कार्यपत्रक और आकलन पर हल करवाने के बाद अपने को मिडलाइन असेसमेंट करना है। वहाँ पर जो कक्षाओं के लिए कार्यपुस्तिकाएं अपने को दी गई हैं उनमें अलग अलग समूह निर्धारित किए गए हैं। पहला समूह कक्षा स्तर का होगा, इसके अलावा दूसरा समूह हो सकता है या किसी में 3 समूह भी हो सकते हैं, तो वो कार्यपुस्तिका पर डिपेंड करेगा। और जो भी बच्चे कक्षा स्तर से नीचे हैं उनको हमें दूसरे या तीसरे समूह में रखना है। उसका कक्षा स्तर किस प्रकार का है उसके आधार पर हमें समूह का निर्धारण करना है। यदि बच्चा कक्षा स्तर से नीचे है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को आगे की जो कार्यवाही है वो करनी है, उपचारात्मक शिक्षण करना है। जैसे हमने कक्षा 6-7 की कार्यपुस्तिका का उदाहरण लिया था, तो यहाँ पर यदि बच्चा कक्षा स्तर से नीचे है, कक्षा 5 और 6 के स्तर का है, तो यहाँ पर लर्निंग लेवल 5 और 6 के लिए जो कार्यपत्रक और आकलन पत्र दिए गए हैं वो अपने को बच्चों से हल करवाने हैं। और यदि बच्चा कक्षा 4 के स्तर का है तो उससे कक्षा 4 के स्तर के लिए जो आकलन और कार्यपत्रक दिए गए हैं वो गतिविधियों का आयोजन करते हुए हमें बच्चों से हल करवाने हैं। और लास्ट में अपने को प्रत्येक कक्षा के लिए समग्र मूल्यांकन यानी एंडलाइन असेसमेंट का आयोजन करना है, और उसके माध्यम से हमें बच्चों का जो प्रदर्शन है उसको रिकॉर्ड करना है, उसके बारे में हमें टिप्पणी अंकित करनी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अपने संपूर्ण जो कार्यपुस्तिका है उसका अधिकतम उपयोग करते हुए, अच्छे से उपयोग करते हुए बच्चों का लर्निंग लॉस कम करना है, बच्चों को कक्षा स्तर पर लेकर आना है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए अच्छा और उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा और उपयोगी रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और इसी तरह के नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।